राजनीतिक सिद्धांत की समझ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर फर्स्ट में डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है। ये 3 चीज़ है, एक तो राजनीति है, दूसरा है हमारा सामाजिक, तीसरा है हमारा नैतिकता। इन तीनों के बीच में क्या संबंध है? राजनीति क्या होता है हमने आगे समझ लिया। अब हम देखेंगे कि सामाजिक क्या होता है और नैतिकता क्या होती है। नॉर्मली हम अगर ऊपर से हल्का से सोचने की कोशिश करें तो हम देखेंगे सामाजिक का मतलब होता है सोशियस यानी समाज। नैतिकता का मतलब होता है अच्छाई। अगर हम राजनीति और सामाजिकता के बीच में संबंध को देखते हैं तो हम देख पाएंगे कि राजनीति वह चर होता है यानी इस समाज के अंदर एक समूह के द्वारा जो निर्णय लेने की क्षमता है या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है उसको राजनीति कहते हैं। राजनीति और सामाजिक वह चर जिसकी अनुपस्थिति राजनीति की उपस्थिति को मान्यता देती है उस स्थिति को सामाजिक स्थिति कहते हैं। यानी हम देखेंगे कि सामाजिक स्थिति क्या होता है। सामाजिक स्थिति वो स्थिति है जहाँ पर राजनीति की उपस्थिति नहीं होती है, यानी जब राजनीति नहीं होती है वहीं पे सामाजिक होती है। ये देखते हैं हम कि जो सामाजिक शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के सोशियस से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका मतलब होता है मित्र। यानी सामाजिक का मतलब होता है शब्द, जबकि राजनीति का मतलब होता है पॉलिटिका से आया है जिसका मतलब होता है नगरों के मामले। यानी सामाजिक एक मित्र है और पॉलिटिक्स एक नगरों के मामले हैं। ये दो अलग अलग चीज़ हैं, अलग अलग इनका अर्थ है। तो हम ये देखेंगे इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। नॉर्मली हम सामाजिक और राजनीति को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं, इसमें भिन्नताएं हैं। अगला है सामाजिक शब्द की धारणा जो है उसका मतलब होता है सौहार्दपूर्ण, सहानुभूति और स्थायी होने में निहित है। यानी सामाजिक की स्थिति या सामाजिक शब्द की धारणा होता है सौहार्दपूर्ण, आपसी भाईचारा रखना, मित्रता रखना, एक दूसरे का सहयोग करना, यही हमारा सामाजिक जीवन होता है। आगे है मनुष्य की पहचान जो है वो राज्य से नहीं बल्कि एक सामाजिक इकाई होने के नाते आता है। कोई भी व्यक्ति की पहचान ये इस चीज़ से नहीं होती है कि वो किस राज्य में उसका जन्म हुआ है, उसका किस समाज में जन्म हुआ है या किस समाज में रहकर पला बड़ा है और उस समाज ने उसके अंदर कौन से गुण विकसित किए हैं। एक व्यक्ति की पहचान इस बात से होती है। राजनीतिक संस्थाएं इसके गुण और कार्य इसकी प्रवृत्ति में स्वाभाविक रूप से सामाजिक है। तो हम ये कह सकते हैं जो राजनीतिक संस्थाएं होती है जितनी भी जो राज्य को चलाने के लिए बनाई जाती है उन्हीं को हम राजनीतिक संस्थाएं कहते हैं। ये राजनीतिक संस्थाएं सामाजिक इकाई से प्रभावित होती है, यानी इसमें मित्रता, सौहार्दपूर्ण की जो गुण हैं वो भी इसमें शामिल होता है। हमारा अगला पॉइंट है कि एक व्यक्ति पारस्परिक दृष्टिकोण एक सामाजिक प्राणी होने की चेतना से उत्पन्न होता है, जो कि हमने पहले देखा कि व्यक्ति का कैसा सोच है, कैसे समझने की क्षमता है, ये उसके समाज में विकसित होता है। समाज उसके अंदर ये सारे गुण को विकसित करता है। हमारा अगला पॉइंट है कि राजनीतिक आधार में सामाजिक संदर्भ को आत्मसात करना जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक नीति का निर्माण होता है। यानी जब राजनीति में जब सामाजिक गुण निहित हो जाते हैं, जब दोनों आपस में मिलता है राजनीति और सामाजिक गुण, तब को किसी भी सार्वजनिक नीति का निर्माण होता है। सार्वजनिक नीति यानी सभी लोगों के लिए या सभी के हित के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है तब उसका निर्माण होता है। जब राजनीति में सामाजिक संदर्भ आत्मसात होते हैं, यानी राजनीति और सामाजिक संदर्भ का जब मिलन होता है उसके बाद हमारा सार्वजनिक नीति बनती है जो कि सार्वजनिक कल्याण के लिए होती है। हमारा अगला है पॉइंट कि नीति निर्माण का विचार राज्य की राजनीति को साकार करता है। यानी जब राजनीति का अर्थ यही होता है कि लोगों के लिए कानून बनाना या नियम बनाना। जब नीति निर्माण होता है तभी हमारा जो राजनीति है वो साकार होता है। अगला है नागरिकता प्रदान की जाती है जबकि सदस्यता प्राप्त की जाती है। नागरिकता जो शब्द है वो राज्य प्रदान करता है, जबकि सदस्यता है वो किसी भी समाज के द्वारा अपने आप मिल जाती है। हम जिस किसी भी समाज में हमारा जन्म होता है हमें उसी समाज की सदस्यता प्राप्त हो जाती है, लेकिन नागरिकता जो है वो राज्य के द्वारा दी जाती है, उनकी कुछ शर्तें होती हैं। आगे है राजनीति
और सामाजिक अपने अभिविन्यास और दृष्टिकोण में भिन्न है, लेकिन एक दूसरे के लिए स्थिति बहाल करते हैं। इसका मतलब है कि राजनीति का जो दृष्टिकोण है, उसका अर्थ है, वो अलग है, लेकिन जो राजनीति और सामाजिक है, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए कंडीशन को उत्पन्न करती है। यानी सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए हम राजनीति का प्रयोग करते हैं, और राजनीति तब आती है जब सामाजिक स्थिति खराब हो जाती है। यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के लिए स्थिति को उत्पन्न करते हैं। हालांकि इनका जो अर्थ है, इनका जो दृष्टिकोण है, ये सब अलग है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि राजनीतिक नैतिकता। राजनीतिक नैतिकता का मतलब है कि राजनीति में नैतिकता का क्या भूमिका है, या राजनीति का नैतिकता से क्या संबंध है। नैतिकता का मतलब हम नॉर्मली लाइफ में यही देखते हैं कि हमारी अच्छाई हमारे अंदर जो है, वही हमारी नैतिकता के रूप में जानी जाती है। हम उसी को नैतिकता कहते हैं। इस अच्छाई का राजनीति से क्या संबंध है, हम ये देखेंगे। अब नॉर्मली जो हमारा स्वभाव है, व्यक्ति का स्वभाव है, वो स्वयंभू होता है। स्वयंभू का मतलब यही होता है कि वो खुद के बारे में सोचता है। अगर उसे स्वतंत्रता या आज़ादी दे दी जाए कुछ भी करने के लिए, तो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। वो दूसरों की ज़रूरतों को भूल जाएगा और अपना फ़ायदा ज़्यादा सोचेगा, भले ही किसी और के लिए कुछ बचे या ना बचे। ये एक मानव का प्रकृति होता है। अब प्रत्येक राजनीतिक क्रिया का एक नैतिक आधार होता है। इसका मतलब ये है कि हमने पहले देखा कि राजनीति में, जब राजनीति में सामाजिक तत्व मिलते हैं, जुड़ते हैं, तब एक नीति बनती है, और एक नीति बनाने के पीछे का जो हमारा कारण है, वो नैतिक आधार है। नैतिक आधार का मतलब होता है कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए हम कोई भी राजनीतिक नीति बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, हम लोगों की भलाई करने के लिए। हमारा अगला पॉइंट है नैतिकता का उपयोग। नैतिकता सामाजिक मूल्यों की एक विशिष्ट श्रृंखला से संबंधित है, जो न्याय और समानता के मानक विचार में निहित है। यानी ये कि जो नैतिकता का उपयोग सामाजिक मूल्यों में इस तरीके से करते हैं ताकि बहुत सारी नीतियाँ मतलब कि नैतिकता जब राजनीति से जुड़ती है तो कुछ नीतियाँ बनती है, और उस नीति यानी कानून नियम को अगर समाज में लागू की जाए, जो कि नैतिकता से प्रभावित है, यानी लोगों की अच्छाई करने की भावना से प्रभावित है, तो समाज में न्याय उत्पन्न होगा और समाज में समानता बनेगी। अब इसके बीच का जो संबंध है, वो अलग अलग परंपराओं या अलग अलग विचारकों ने अपने तरीके से दिए हैं। जैसे कि उदारवादी हैं, उन्होंने अपनी समझ के अनुसार ये कहा है कि नैतिकता का दायरा सार्वजनिक सार्वजनिक और राजनीति के दायरे में नहीं होना चाहिए। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि जो नैतिकता की भावना वो सार्वजनिक स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर होना चाहिए। व्यक्तिगत अच्छाई के बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए बजाय सार्वजनिक के, यानी सभी के हित के। ऐसा इसीलिए उन्होंने कहा क्योंकि जो उदारवादी विचारक है, उनका मेन पॉइंट ये होता है कि व्यक्ति का कल्याण ज़्यादा हो, व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए, व्यक्ति अपने लिए कुछ भी, अपने विकास के लिए वो सक्षम होता है। तो व्यक्ति के अच्छाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय सार्वजनिक, सभी के हित के लिए। अगला पॉइंट है हमारा व्यापक सहमति। मूल्यों, विश्वासों, मांगों के सामान्य आधार के अभाव में उथल पुथल होता है। यानी जब बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें अलग अलग मूल्य होता है, उनका अलग अलग विश्वास होता है, उन सभी व्यक्तियों की ज़रूरत अलग होती है, जो पूरा ना हो पाने के कारण समाज में उथल पुथल हो जाता है, असंतोष हो जाता है, यानी दंगे फसाद ये सब होने लगते हैं। जैसे कि उदाहरण हमारे सामने है इज़राइल में यहूदी और अरबी नागरिक के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था। मतलब जब समाज में अशांति फैलती है, क्योंकि उसमें मूल्य और विश्वासों में आम सहमति नहीं बन पाती है। और जो राजनीति में जब नैतिकता की भावना आत्मसात हो जाए, यानी राजनीति और नैतिकता जब मिलती है, तो ये सर्व कल्याण की बात करती है, यानी सभी के कल्याण की बात करती है।
इस चीज़ से प्रभावित होकर हम सभी को जो फ़ायदेमंद हो उन नीतियों को बनाते हैं, जिससे जो समाज में है वो संघर्ष और असंतोष भी नहीं होता है। आगे हम देखते हैं आगे हम देखेंगे कानून एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। जब नैतिकता और सामाजिक राजनीति स्थिति मिल जाती है तो उससे जो कानून बनते हैं वो एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, यानी अलग अलग वर्ग क्षेत्र के लोगों के बीच में आपसी भाईचारा बढ़ाने की कोशिश करता है, उनके बीच के डिस्प्यूट को ख़त्म करने की कोशिश करता है। वो राजनीति जो नैतिकता से प्रभावित होती है। अगर कंक्लूड करके पूरा कहा जाए कि नैतिकता का राजनीति से क्या संबंध है, तो हम यही कह सकते हैं कि नैतिकता अगर राजनीति में मिल जाए तो बहुत सारे अच्छे कानून नियम बनते हैं, जिससे समाज का भलाई हो सकता है, यानी सामाजिक कल्याण बढ़ सकता है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है जब राजनीति में नैतिकता आत्मसात हो जाए, यानी मिल जाए। अगला पॉइंट है राजनीतिक राज्य, यानी हम इसमें ये देखेंगे कि राजनीति का राज्य से क्या संबंध है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि अच्छे समाज में जहाँ व्यक्तियों में नैतिकता की आवाज़ होती है, जहाँ व्यक्तियों में नैतिकता की भावना होती है, हो गया। पे लोगों में जो नैतिकता वाला समाज होता है, उस समाज के समुदाय के लोग एक एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, जो अपने लोगों को आश्रय देते हैं, यानी रहने को देते हैं, उनमें मूल्य प्रणाली स्थापित करते हैं, यानी अच्छे मूल्यों को विकसित करते हैं, और उन मूल्यों को कैसे प्रयोग करना है वो भी देते हैं, बताते हैं और सिखाते हैं। ऐसा एक समाज नैतिक समाज होता है। इसी विचार में आगे ये बताया है कि जॉन लॉक हमारे एक विचारक हैं, राजनीतिक विचारक। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी है जो तार्किक रूप से निगमनात्मक तर्क को लागू कर सकता है और नैतिकता की भावना को निर्धारित कर सकता है, जिसे ईश्वर ने प्रदान की है। यानी एक व्यक्ति जो है उसमें तर्कसंगत प्राणी है, यानी उसमें तर्क करने की क्षमता होती है जन्मजात, और नैतिकता की भावना को निर्धारित करता है। जो उसका तर्क करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो नैतिकता की भावना को बढ़ावा देता है, और उसमें जो तर्क की शक्ति है और नैतिकता है वो ईश्वर के द्वारा प्रदान की जाती है, यानी उसे जन्मजात ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है। उसे किसी भी दूसरे संस्था या समाज की ज़रूरत या राज्य की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा जॉन लॉक कहते हैं। आगे जॉन लॉक कहते हैं कि प्रकृति की स्थिति जो थी, जहाँ पे प्रकृति की स्थिति पूर्व राजनीतिक थी लेकिन पूर्व नैतिक नहीं थी। कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति की स्थिति क्या होती है। प्रकृति की स्थिति वो होती है जहाँ पे समाज जो है वो स्वतंत्र था, कोई राज्य नहीं था, केवल व्यक्ति स्व थे वहाँ पे। केंद्र में कोई सरकार नहीं थी, किसी का किसी पे नियंत्रण नहीं था, सभी स्वतंत्र थे। वो उस स्थिति को हम कहते हैं प्रकृति की स्थिति। जब प्रकृति की स्थिति थी, यानी जब कोई केंद्र संस्था नहीं थी, कोई किसी पे नियंत्रण नहीं करता था, सब स्वतंत्र था, उस टाइम पे भी लोगों में जो नैतिकता की भावना थी, उस टाइम पे भी नैतिकता की भावना थी, भले ही राजनीति हो या ना हो, लेकिन लोगों में नैतिकता जो है वो प्राकृतिक रूप से होती है। यही हमें जॉन लॉक बताते हैं। अगला पॉइंट है नैतिकता की जिम्मेदारी लेने वाले राज्य जो है वो वैधता की मंजूरी के कारण उसके पास ज़बरदस्ती का बल होता है, यानी प्रकृति की स्थिति से बाहर निकलने के लिए हमने एक अनुबंध किया। उस अनुबंध के जरिए हमने कुछ लोगों को, कुछ संस्था को अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए कुछ अधिकार दिए, अपने कुछ अधिकार दिए। तो एक अनुबंध किया हमने उनके साथ, तो उनके पास हमने अनुबंध किया है उनके साथ, उनको अपनी शक्तियाँ दी है, तो उनके
पास हमसे मंजूरी प्राप्त करवाने के लिए एक ज़बरदस्ती का बल है। ज़बरदस्ती का बल का मतलब ये नहीं है कि वो हमें मारे पीटे या कुछ, उनका मतलब ये है कि लोगों को समझाने की, शिक्षित करने के लिए उनके पास एक उपकरण है, जिसको हम ज़बरदस्ती का बल कहते हैं। अगला है सामाजिक दबाव का पालन करना भी एक व्यक्ति का। अगला टॉपिक है कि विचार विमर्श का परिणाम सार्वजनिक नीति में प्रकट होता है। नीतियों को सामान्य लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। यानी जो सार्वजनिक नीति है वो क्या है? सार्वजनिक नीति तब बनती है जब सभी व्यक्ति मिलकर आपस में विचार करते हैं, उसको कहते हैं विचार विमर्श, यानी बातचीत करते हैं, मुद्दे पे बहस करते हैं, तब सार्वजनिक नीति बनती है। और ये जो नीति है, इस नीति का काम होता है कि सभी लोगों की भलाई को बढ़ावा दे और समाज की चिंता और राज्य के दृष्टिकोण को भी ये दर्शाता है। यानी लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि समाज और राज्य है वो चिंतित है लोगों की भलाई के लिए, तभी वो वाद विवाद कर रहे हैं या बात कर रहे हैं इकट्ठा होके, और कुछ नीतियाँ बनाई जा रही है ताकि लोगों का कल्याण हो। ये होता है एक अच्छे राज्य में। अगला पॉइंट है संवादों को व्यवस्थित तरीके से सटीक रूप से किसी विशेष परिवर्तन, मूल मूल्य या सामाजिक हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये है कि कोई भी संवाद है, कोई भी हमारे पास वो प्रॉब्लम है हमारे समाज में, उसको एक व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से उस पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको स्थानीय स्तर पर भी अपना उठाते हैं तो धीरे धीरे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाता है और उस पर कुछ नियम कानून बनते हैं जिससे उसकी परिस्थिति में बदलाव आता है। हमारा आखिरी पॉइंट है कि जो राजनीति है उसको कभी विभाजित नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति अपने आप में सामाजिक, आर्थिक और नैतिक गुणों का एक योग है। यानी जो समाज है, राजनीति जो है वो सामाजिक, आर्थिक और नैतिक गुणों का एक योग है। अगर तीनों का संगम होगा तभी एक अच्छा राजनीति बनेगा और जो कि एक राज्य का अच्छे से मार्गदर्शन कर पाएगा। यानी एक ऐसा राजनीति जिसमें नैतिकता की भावना हो, जिसमें आर्थिक स्थितियां हो, आर्थिक चीज़ें हो, जिसमें नैतिक गुण हो, जिसमें समाज कल्याण की बात कही गई हो, वही राजनीति एक अच्छी राजनीति है और जो राज्य का अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करेगी। यानी एक अच्छा राज्य वो होता है जहाँ पे सामाजिक गुण हो राजनीति के अंदर, और राजनीति के अंदर नैतिक गुण हो, साथ ही साथ आर्थिक गुण हो। जब ये तीनों गुण मिलते हैं तब एक अच्छा राजनीति बनती है, एक अच्छी राजनीति बनती है जो कि राज्य का मार्गदर्शन करती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।